राजौरी तक। कई ऐसे लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया, सैकड़ों लोग जरूरी दस्तावेजात के बगैर है। ये पुलिस का वर्जन है, आज नहीं 2018 से हम ये मुसलसल सुनते आ रहे हैं। कई लोग हैं विदाउट जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए थे या जिन पर इनको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए था वो नहीं है, और अगर किसी के पास हैं भी तो वो भी दिखाने में असमर्थ या नाकाम रहा है। सब जेल कठुआ में 270 रोहिंग्या मुकीद हैं। मार्च का महीना था, साल 2021 था, जब इनको एक बस के जरिए रात के वक्त में भरकर कठुआ पुलिस की जानिब से ले जाया गया और सब सेंटर के अंदर या जिस सेंटर के अंदर आज रखा गया है 270 इनकी तादाद आज के वक्त में बताई जाती है। कई लोगों पर मुख्तलिफ नवीयत के क्राइम या जराइम का इल्जाम है। सलामती और अमन अमान के लिए खतरा इनको वक्तन फवक्तन करार दिया जाता रहा, मरकजी वजारत की जानिब से, जम्मू कश्मीर सरकार की जानिब से या पुलिस और सिविल इंतजामिया की जानिब से, जो पहले भी मैंने आपके सामने जिक्र किया। ड्रग्स की स्मगलिंग या मंशियात या बाकी जराइम जिनमें अगवाकारी और कई ऐसे खवातीन के साथ जराइम में इजाफे की जो बात होती है, इन लोगों को भी उसके लिए जिम्मेदार जम्मू कश्मीर के अंदर ठहराया जाता रहा और कश्मीर के मुकाबले जम्मू में इनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है और आहिस्ता आहिस्ता ये लोग अब कश्मीर के कई एक हिस्सों में भी पहुंचे। कई लड़कियां जो कश्मीर में शादी करके भी लाई गई और जम्मू के अंदर भी इस तरह की इतलात हम तक वक्तन फ़वक्तन ज़राए से पहुंचती रहीं। गैर कानूनी तरीके से रह रहे रोहिंग्या होल्डिंग सेंटर्स भेजे गए, हुकूमत का वर्जन है और कई लोग गए होल्डिंग सेंटर जो कठुआ के अंदर ही, वहां पर भी कई बार हमने हंगामा आराई देखी। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनके पास राशन कार्ड, आधार कार्ड या बाकी ज़रूरी दस्तावेजात या जो कागजात होने चाहिए थे वो आज के वक्त इनके पास मौजूद हैं, जिससे ये खुद को दिखाते हैं कि नाउ दे आर इंडियन या फिर जम्मू कश्मीर के अंदर रहने का उनको हक है। इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें, भारत सरकार की पॉलिसीज पर आगे मेहमानों के साथ डिस्कशन करेंगे, लेकिन भारत हुकूक इंसानी या जब ह्यूमन राइट्स की बात होती है तो ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन और 1967 प्रोटोकॉल का हिस्सा नहीं है, सिग्नेटरी नहीं है, भारत ने इस पर दस्तखत नहीं किए थे, लेकिन इसके बावजूद भी इन लोगों को रहने दिया गया। आज तक ये रहते रहे अलग अलग जगहों पर, अलग अलग यूटीज, अलग अलग रियासतों के अंदर। और आज जब हंगामा इस पर मचा है तो आपको याद होगा कि वजारत दाखिला की जानिब से कई बार ऐवान के अंदर भी जवाब दिया गया और फिर जम्मू कश्मीर के अंदर भी हुकूमत की जानिब से कार्रवाई की जाती रही। लेकिन उससे पहले भारत चूंकि इंसानी हुकूक के कन्वेंशन या फिर 1967 का प्रोटोकॉल था, उस पर सिग्नेचर न करने वालों में से एक है। इसके बाद भी कई एक जगहों पर इनको रहने की इजाजत मिली, लेकिन हुकूमत का वाज़ेह मौक़िफ़ क्या था 2018, 19 और उसके बाद 22 और 23 में जो कुछ कहा गया। चंद एक बातें वज़ीर दाखिला अमित शाह की आपको सुनाएंगे और अमित शाह की बात सबसे पहले आपको सुनाना इसलिए ज़रूरी क्योंकि हुकूमत आज इनके बारे में क्या सोचती है। दो तरह की चीज़ें, एक मुहाजिरीन या फिर रेफ्यूजीज कहलाते हैं, उनकी एक्सेप्टेंस भारत के अंदर है या नहीं, वो भी एक उनके सरकारी वर्जन से क्लियर होता है। और दूसरी बात ये कि जो आज के वक्त में लोग रहते हैं इनको निकालने का प्लान है या नहीं। हुकूमत की बात जरा आपको सुनाते हैं। 2018 में इस पर जवाब अमित शाह की तरफ से दिया गया, पहले जरा उनकी बात आपको सुनाते हैं कि जो बिल है वो किसी के प्रति, किसी भी धर्म के प्रति भेदभाव से युक्त नहीं है। केवल और केवल उन लघुमतियों के प्रति ये बिल एक पॉजिटिव भाव लेकर आया है जो ये 3 देशों के अंदर प्रताड़ित है, और जो प्रताड़ित है वो शरणार्थी, वो शरण में आता है। मानो वो घुसपैठिया नहीं हो सकता, वो भाग कर आया है, वो वहां से भाग कर आया है हमारी शरण में। मान्यवर वो उसको घुसपैठे का स्टेटस हम नहीं दे। मनीष जी ने कहा कि यूएन कन्वेंशन ऑन रेफ्यूजीज और यूएन प्रोटोकॉल ऑन रेफ्यूजीज 51 और 67 का हमने साइन किया है, हमने कभी साइन नहीं किया है। आपकी तो क्या बोले, नहीं वो ठीक है, ठीक है, मगर हमने कोई रेफ्यूजी पॉलिसी को स्वीकार नहीं किया है। और रोहिंग्या का कहते हैं, रोहिंग्या के लोग वाया बांग्लादेश आते हैं, ब्रह्मदेश के लोग वाया बांग्लादेश आते हैं, और ब्रह्मदेश सेक्युलर कंट्री है, फिर भी वाया बांग्लादेश आते हैं। रोहिंग्या को कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। मैं आज फिर से तो दो बातें क्लियर हुई। ये बात इसलिए आपको यकीन दहानियां बहुत होती रहीं, याद दहाने के लिए जरूरी था कि एक तो ये कि भारत कभी भी रेफ्यूजीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे इंसानी बुनियादों पर बहुत सारे लोगों की मदद की जाती रही 1970 के बाद। एक हुकूमत का ये वर्जन। दूसरा कि आज के वक्त में भी जो रोहिंग्याज हैं, जो बांग्लादेशी हैं, कई एक लोग जो बॉर्डर क्रॉस करके आए तो सारे के सारे पैदल हैं, उस पर
कि किसी को भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये वज़ीर दाखिला अमित शाह होम मिनिस्ट्री की बात आपको सुनाना बहुत ज़रूरी थी। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और अपने मेहमानों के पास भी चलेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं, 3 अहम शख्सियात हैं जो इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। राजा एजाज अली साहब हैं जो साबिक IG क्राइम हैं, कश्मीर से इस वक्त हमें ज्वाइन किए हैं। आपका वेलकम, बहुत शुक्रिया राजा एजाज साहब वक्त देने के लिए इस खास प्रोग्राम में। इसके अलावा हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से सीनियर लीडर, साबिक MLA और तर्जुमान RS पठानिया साहब हमें ज्वाइन किए हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया पठानिया साहब वक्त देने के लिए। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के अलावा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से आज उनकी पार्टी की तर्जुमानी या नुमाइंदगी जो है वो वीरेंद्र सिंह साहब करेंगे, जो जम्मू से हमें ज्वाइन किए हुए हैं, तर्जुमान हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के और वक्तन फ़क्तन PDP की जानिब से कई अहम मामलात पर आवाज़ बुलंद करते रहे। तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया और खुशामदीद, बहुत बहुत स्वागत। इससे पहले मैं आपके पास आऊँ, एक एक करके आपसे मैं राय लूँ, लेकिन थोड़ी देर पहले कुविंदर गुप्ता, फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर, उन्होंने भी गुलिस्तान न्यूज़ से बात की। उनकी बात सुनाना ज़रूरी है कि ये तो मरकज़ जो कुछ कहता है वो हमने आपको सुनाया, ऐवान के अंदर जो जवाब दिए गए, सवाल कई बार उठे, उस पर जो वजारत ने कहा वो आपने देखा और सुना, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर आज क्या राय बीजेपी रखती है, ज़रा उस पर भी बात करते हैं और उसके बाद सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे। देखिए, ये हमारी सरकार से पहले की बात है। यहाँ पर हमारी सरकार ने इस पर एक क्वेश्चन के दौरान जब मैं स्पीकर था तो इनकी संख्या बताने को कहा था, तो उसको बताई थी, उसको रजिस्टर किया गया था। तो ये पुरानी सरकारों ने, और विशेष करके बहुत से लोग ऐसे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो इन्वॉल्व हैं, बड़ी अच्छी कार्रवाई जो हुई है। और कई लोगों ने, कई नेताओं ने जो विपक्ष में बैठे हैं, उन्होंने इनके डोमिसाइल्स, इनका आधार कार्ड, इनके राशन कार्ड बनाने का काम किया है। जांच होनी चाहिए। और एक साजिश के तहत ये कितनी स्टेट्स पार करके, म्यांमार से लेकर के बांग्लादेश लांघते हुए ये कैसे पहुँचे, ये एक मिली जुली है। और जब इन पर बात होती तो कश्मीर की पार्टियां या कुछ इस प्रकार के लोग उसका धर्म की आड़ में लेकर के उन पर कार्रवाई ना करने की मांग करते थे। अच्छा कदम, सराहनीय कदम। और मुझे लगता है बहुत सी जांच जो एंटी नेशनल गतिविधियों में भी शामिल रहते हैं, इलीगल गतिविधियों में शामिल रहते हैं, तो अब इनके जो लोग इनके पीछे स्टैंड रखते हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये एकता और अखंडता के लिए खतरा है, बॉर्डर स्टेट है। एक बार मैंने जब संजुआ में हमला हुआ था, उस पर मैं स्पीकर था, तब मैंने बोला था, तो बहुत बड़ा विपक्षियों ने हंगामा किया था। उनकी मंशा क्या थी, वो उनकी सपोर्ट करते थे। आज भी मैं उस चीज़ पर कायम हूँ कि इन लोगों की जो इस प्रकार की संजुआ अटैक या दूसरी चीज़ें होती, कहीं ना कहीं इनका इन्वॉल्वमेंट रहती। कुविंदर गुप्ता साहब बात कर रहे थे और इस वक्त जो वर्जन असल में है, मुख्तलिफ पार्टियां ऐसा सोचती हैं, ऐसे इत्तेफाक रखती हैं, बात कर रहे थे। लेकिन शुरुआत में ज़रा वीरेंद्र साहब आप ही से करूंगा। कुविंदर गुप्ता साहब को भी आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं कि मजहब की आड़ में यहाँ की जो जमातें थी, इशारा आपकी तरफ था, या बाकी जो मुखालफीन है, अपोजिशन के लोग हैं, वो तमाम लोग इनको अभी तक यहाँ रहने की इजाज़त मिलनी चाहिए, इस बात पर कोशिश करते रहे, अड़े रहे या बजिद रहे। क्या कहेंगे इस के, क्या ये हम माने कि ये तमाम लोग जो हैं, मजहबी मामला वाकई में था इसलिए आज तक इनको यहाँ पर रखा जाता रहा, या किसी की इनको वाकई में पीछे से किसकी सपोर्ट थी, जो आज इल्जामात आप पर भी लग रहे हैं बीजेपी की तरफ से? देखिए, ऐसे है कि मजहब पर राजनीति करना तो भारतीय जनता पार्टी का पुराना काम है, तो ये कोई नई बात उन्होंने नहीं की। लेकिन यहाँ तक जिस इशू की बात है, जिस पे आज हम बात कर रहे हैं, हम ये पूछना चाहते हैं कि ये पॉलिसी लाया कौन था। हम तो बात आज करनी तो बहुत आसान है। कुविंदर गुप्ता साहब भी स्पीकर रहे हैं, इस इलाके के MLA रहे हैं। जब वो 5 साल या 6 साल MLA थे, तो देखिए कि उनके फंड में से उनकी कॉलोनियों की कितनी सड़कें बनी और कितनी नालियां बनी। ये सरकार जब चुनाव इनके सामने आता है तो ये कोई ऐसी बात करते हैं। बाकी भाई हम सब भारतीय हैं, अगर कोई देश के खिलाफ है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, हम सब उसका स्वागत करेंगे। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि कार्रवाई पिक एंड चूज नहीं होनी चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात उसमें बड़ी क्लियर है कि आज तो ठीक है, आपको याद आया कि ये आए हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये जो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बस्ती बनी है, वहां सड़कें बनी हैं इनके कार्यकाल में, और उन्होंने एक बड़ी बात कही कि इन्होंने कैसे डोमिसाइल बना लिए। भाई मैं ये सवाल तो हमने सरकार से पूछना है, डोमिसाइल तो भारतीय जनता पार्टी लाई, तो आपके राज में इनके डोमिसाइल कैसे बन गए? यही तो आज हम कहना चाहते हैं कि 370 जब था, जब वो स्पेशल स्टेटस था, तो इन चीजों की आड़ में ये नहीं कर सकते थे, ये नहीं रह सकते, ये पक्के नहीं हो सकते थे। आपके राज में तो आपने इनको डोमिसाइल दे दिया, तो डोमिसाइल दिया किसने? ये बताने की हमें ये गुजारिश है मेरी
योगेंद्र गुप्ता साहब से, बड़े नेता हैं, स्पीकर रहे हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, भाई इनको डोमिसाइल आपने माना है अपनी उसमें कि उन्होंने डोमिसाइल बनाया, तो बनाया किसने है? पहले तो आप मान लीजिए हम तो कहीं सत्ता में नहीं थे, डोमिसाइल आपकी सत्ता में आया। आपके सवालों का जवाब देने के लिए पठानिया साहब भी हमारे साथ हैं। पठानिया साहब, आपने सुना होगा ये तो सीधा कह रहे हैं कि अगर इतना इन लोगों को आज मजबूती मिली है, इसमें कुछ कोताहियां, कुछ गलतियां आपकी भी हैं, और दूसरा अगर आपको लगता है कि कौमी सलामती के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए इतना थ्रेट थे, इस तरह की परसेप्शन थी, सबको पता था ऐसे केसेस आएंगे, तो फिर इन लोगों की अलग अलग जगहों पर बस्तियां विद इन जम्मू सिटी कैसे आज कायम हो गई हैं? जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने इस टीम के चैनल में मुझे मौका दिया अपना व्यू पॉइंट रखने का। वेलकम सर। और रोहिंग्या ये मायमनाल से आने वाले गैर अधिकृत, ना इनकी कानूनी कोई नोयत है इनके पीछे, ना ही कोई संवैधानिक नोयत है। आज किसी और कंट्री में, मैं नहीं कह रहा कि वायलेंस से प्रताड़ित हैं, लेकिन जैसा भी हो, और धर्म की भी कोई बात नहीं। अगर भारत ने तिब्बतन मुस्लिम्स, जिनका तकरीबन 1000 से 1500 परिवार दलाई लामा के साथ, वो भी उस वक्त वहां पे फ्ली करे थे, आज तक कश्मीर में वो स्टेबल हैं, और भारत ने उनको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, जिसे कहते हैं, उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए काम किया है। इसी तरीके से दलाई लामा या उनके साथ बुद्धिस्ट मॉन्क्स का एक बहुत बड़ा एक ट्रूप भारत में आज तक, भारत का जिसे कहते हैं भारतीय इंटरनेशनल लॉज और भारत के फॉरेन मिनिस्ट्री के, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री के जो डिफरेंट जो गवर्नमेंट ऑर्डर्स और जो स्टैटिक इंस्ट्रक्शंस है, उसके मुताबिक आज भी भारत में पिछले 6-7 दशकों से बैठा है। रोहिंग्या ना इनकी कानूनी वैलिडिटी है, ना इनकी कोई संवैधानिक वैलिडिटी है। पिछली सरकारों के दौरान और कुछ चंद नेताओं ने वोट बैंक की राजनीति के लिए, वेस्ट बंगाल में भी चलता था और आहिस्ता आहिस्ता फिर बाकी राज्यों में भी और जम्मू कश्मीर में भी खुल के चला कि वोट बैंक के नाम से, देखें, भारत सबसे पहले भारतीयों के लिए है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट्स एक्ट का जो बेसिक मूल, जो बेसिक पर्पस, जो बेसिक इंटेंट था उसके पीछे, वो यही था। हाँ, भारत ये नहीं अपने डोर्स शट कर लेगा। भारत में अगर किसी को शरण लेनी है, कोई असाइलम लेना है, तो उसके लिए भारत में एक कानूनी रूल ऑफ लॉ है। उस रूल ऑफ लॉ में जो प्रैक्टिस प्रोवाइडेड है, जो प्रोसीजर प्रोवाइडेड है, उसके तहत आना पड़ेगा। राजनीतिक स्टेटमेंट देने में मैं यकीन नहीं करता। और आज जैसा स्थिति और परिस्थिति बता रही है, अब सिर्फ एग्जांपल दूंगा, नू के हरियाणा में जो नू के जो दंगे हैं, उसमें रोहिंग्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल, और इतना बड़ा एक डिवीजन और एक पोलराइजेशन का काम। जब आप कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी इस बात की नहीं है, वीरेंद्र जी तो वही पूछ रहे हैं ना कि फिर यहाँ पर भारतीय होने का ये जो प्रमाण पत्र या जो सर्टिफिकेट दिया, इसके लिए भी तो जवाबदेही किसी की है। और मैं आपको खुद से बता रहा हूं, जब हम रिपोर्टिंग कर रहे थे तो हमने मैक्सिमम लोगों से पूछा, जब आपकी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ गवर्नमेंट भी थी, मैक्सिमम लोगों के पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, राशन कार्ड, आधार कार्ड उस वक्त भी आ गए थे, जो खुद उन्होंने कंफर्म किया। देखिए ऐसा है, सुनो मेरी बात, कोई भी ना ही सिटीजनशिप, ना ही कोई असाइलम का कोई फॉर्मल ऑर्डर किसी भी रोहिंग्या को, एक भी रोहिंग्या को दिया होगा। बल्कि मैं अपनी सरकार के, हमारे से पहले वाली सरकार ने भी, सरकार का पॉलिसी डिसीजन है इसमें। हाँ, किसी ऑफिसर के साथ मिलके, वही तो बात कह रहे हैं, किसी राजनेता के रक्षण और संरक्षण में अगर कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स बने, वो गलत है और उनकी वैलिडिटी कोई नहीं है। वो डॉक्यूमेंट आज भी वॉइड है और कल भी वॉइड है। ऐसे लोगों को प्लग आउट करके और उन डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी और वेरिसिटी उसकी चेक करके, इनका प्लग आउट करके इनको बाहर भेजना, वापस भेजना जहां से आए हैं। तो यही एक सबसे बड़ा हल है। भारत सरकार ने और विशेषकर केंद्र की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में इस इशू को बार बार फ्लैग किया है। एंड वी आर होपफुल कि ये इशू एक छोटे से जख्म से जब तक बहुत बड़ा नासूर न बन जाए, इस इशू को डील करना। मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। राजा एजाज साहब भी हैं, वीरेंद्र जी भी काफी वक्त से इंतजार कर रहे हैं। राजा एजाज साहब, नेशनल सिक्योरिटी के लिए अगर 6 से 7 हजार लोग चले जाते हैं एक जगह पर, आज तक मैक्सिमम लोगों ने इस पर चुप्पी साधी या बहुत सारे लोग खामोश रहे, जब आहिस्ता आहिस्ता चीजें सामने, अब कार्रवाई का आगाज किया गया है, अगर ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट माना जाए तो कैसे आपकी नजर में, क्योंकि आप कानून के जानकार भी हैं और इस पूरी फील्ड में आप एक तरह से माहिर हैं, दूसरी बात यह कि अलग अलग जगहों पर इन लोगों के पहुंचने के बाद वाकई में इतना बड़ा चैलेंज हो गया है कि 6-7 हजार लोग भी आज के वक्त में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन प्रिवेल हो सकती है, खराब हो सकती है, जो आज हुकूमत का या पुलिस हुकाम का वर्जन है। थैंक यू। ऐसा है कि मैं पठानी साहब वाला जो बता रहे थे वो तो सुन नहीं सका। अलबत्ता जहां तक आप कह रहे हैं सिक्योरिटी वाली, नेशनल सिक्योरिटी की बात, जी,
एक तो ये लोग फॉरेनर्स हैं, दूसरे ये लोग जो रोहिंग्या है ये इलीगली एंटर किए हुए हैं। इस गार्ब में कौन आ सकता है, कौन पहुंच सकता है, ये बड़ी एक चैलेंजिंग बात है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो पुलिसिंग है और जो रिपोर्टिंग है, हमारे यहाँ जो भी शहर है, जैसे आप जम्मू सिटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि रोहिंग्या जो भी वहां से आए वो पहले जम्मू सिटी में आकर सेटल हुए। अगर यहाँ से जो बाहर जो रूरल डिस्ट्रिक्ट्स है या कश्मीर वैली में गए या पुंछ एरिया साइड में या डोडा में गए, तो बेस उनकी जो है वो इसी एरिया में गांधीनगर के आसपास, शास्त्री नगर आसपास, कासम नगर वगैरह इसी एरिया में उन्होंने बनाई। तो बेसिक फेलियर जो हो जाता है, देखिए आपके जो थाना लेवल है उसमें सारे एरियाज बीट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और बीट कांस्टेबल्स होते हैं, जहां हर 24 घंटे की रिपोर्ट पर थाने में होती है कि कौन आया, कौन गया, किसने क्या खाया, कौन पाया, आगे से क्या हुआ, कैसे हुआ। अगर ये रिपोर्टिंग बराबर उस टाइम में हुई है और उसके बाद सीआईडी का भी जो लगातार इनका मॉनिटरिंग रहता वो हुआ है, तो फिर ये रिपोर्टिंग के बाद एक्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये जो थ्रेट है ना, ये जो लोग आए वहां से, ये बड़े डिस्ट्रेस में आए, इसमें शक नहीं कि एक ह्यूमन फैक्टर जो बीच में है उनका, कि वहां से ये रिफ्यूजी आए, किन हालात में आए, वो फैक्टर जरूर रहता है। उसके लिए तो इंडिया हमेशा फराख दिल रहा है, इंडिया में हमेशा टॉलरेंस रही है, अकोमोडेशन रही है। लेकिन होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट जो है आपने सुन लिया। उसके बाद ये जो लोग यहाँ आए, ये ऐसे इकोनॉमिक डिस्ट्रेस में थे कि ना इनके पास घर था, ना बार था, ना कार था, ना कारोबार था और तंगी थी। तो उन हालात में हमेशा ये शुबा रहता है कि जो लोग हैं वो गलत काम कर सकते हैं, वो सोसाइटी में गलत काम कर सकते हैं, वो ड्रग्स के साथ भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, वो किसी के लिए मिलिटेंसी काम भी कर सकते हैं, सिक्योरिटी को भी थ्रेट हो सकता है। तो इन लोगों का वहां बैठकर इतने टाइम फलना फैलना के इस लेवल तक कि इन्होंने डोमिसाइल भी बना लिए, इन्होंने राशन कार्ड बनवा लिए, वो प्योरली उस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है, या फिर उन्होंने इसको पर्दापोशी की और पैट्रोनेज दिया हुआ है। अब जाके इस वक्त आप देखें कि इतने सालों में क्या हुआ है कि यहाँ कश्मीर में जो जम्मू एंड कश्मीर में जो हमारा रेशो है इनका मेल टू फीमेल, वो बड़ा डिफरेंट है, जो फीमेल कम है। तो यहाँ का एक खास सिलसिला स्टार्ट हो गया कि रोहिंग्याज की जो लेडीज हैं, जवान इनकी लेडीज जो हैं, इनको एक ग्रुप जो एक माफिया बन गया, जो पहले बंगाल वगैरह से लाते थे लेडीज को यहाँ, वो रूरल एरियाज में, जो रूरल दूर दराज के गांव हैं, वहाँ जो अधेड़ उम्र के लोग हैं, क्या वो डिवोर्सी हैं, क्या विडोर हैं या कैसे हैं, उनके लिए बड़ी कीमत पर वो यहाँ ये चलता रहा। तो जिस वजह से ये हुआ कि बहुत सारी लेडीज आ गई। जब लेडीज आ गई तो नेचुरली उनकी कनेक्टिविटी जो है वो भी पहुंच गई। अब इस वक्त आप ये कर रहे हैं, कनेक्टिविटी ढूंढ रहे हैं, तो जो चीज हुई है वो हुई है। ये रियली एक थ्रेट है, सिक्योरिटी का थ्रेट है, ये कल्चर का थ्रेट है, ये आपका अपने सोशल जो हमारा स्टेटा है उसका थ्रेट है, फाइबर का थ्रेट है। अब भी इस वक्त भी ये है कि रूरल एरियाज में एक हमारा सिस्टम होता है रिपोर्टिंग का, चौकीदार नंबरदार का, ठीक है, और उनका भी ये जिम्मेदारी होती है कि कोई भी नया आदमी गांव में आ जाए, उस एरिया में आ जाए, उनको भी थाने में उसका रिपोर्टिंग करना पड़ता है। वहां भी वो फेलियर हुए हैं जी। अब तक अगर फेलियर हुए हैं तो अब अगर इस एपेरेटस को एक्टिवेट किया जाए तो आइडेंटिफाई हो सकता है कि किस लेवल तक डैमेज हो चुका है और किस लेवल तक पेनिट्रेशन लोगों का हो चुका है। मैं नहीं कहता हूँ कि 100% ये लोग जो हैं ये सारे कोई सिक्योरिटी को थ्रेट करने के लिए या कोई प्रॉब्लम में आए, लेकिन ये एक ऐसा वीक सेक्शन है कि जो हमेशा सिक्योरिटी के लिए एक रह जाता है थ्रेट के, इसको कोई भी एक्सप्लॉइट कर सकता है। ठीक है एजाज साहब, मैं दोबारा, आप बात को कंटिन्यू कीजिएगा, मैं दोबारा जब आपके पास आऊंगा, जरा वीरेंद्र साहब ये भी बताइएगा, जब हम पुरानी रियासत, चलिए जब उनसे राब्ता दोबारा होगा उनके पास चलेंगे, लेकिन एक चीज़ और भी थी, जब पीडीपी के साथ भी आप सरकार में थे पठानिया साहब, तो उस वक्त थोड़ी सी खामोशी आपकी तरफ से रही इस मामले पर। क्या ये जो एक परसेप्शन बना कि कुछ एक मामलों पर आपने कॉम्प्रोमाइज सरकार में आते ही कर लिया, उनमें से ये भी एक केस था, इस बात से बीजेपी इत्तेफाक रखती है, और आज पिछले 4 वर्षों से आज भी डायरेक्टली आपके पास यूटी है, पूरा कंट्रोल आप संभालते हैं, तब भी चीज़ें 100% ठीक नहीं हो पाई हैं। तो ये मामला तो और हसास तो होना ही था, सेंसिटिव और चीज़ें हो जानी थी।
ऐसा नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी एक गठबंधन में, कोलिशन में पीडीपी के साथ सरकार में थी, मेजर अलायंस पार्टनर पीडीपी था, मेजर डिपार्टमेंट्स उनके पास थे, होम फाइनेंस उनके पास था, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड साफ और स्पष्ट था। और भारतीय जनता पार्टी ने ही अपने दौरान ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स और एक ऑफिसर्स की एक कमेटी तय करके इनके रोहिंग्यास के लिए एक एक्शन प्लान की बात की गई थी कि इनको किस तरीके से रूट करके वापस अपनी जगह भेजा जाए। आज आपने ठीक कहा कि आज अगर इन पे एक्शन हुआ है या इनकी प्लगिंग इन, वो जो लोग जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, आज अगर एक्शन हुआ तो वो भारतीय जनता पार्टी का ही एक नजरिया, एक व्यू पॉइंट, एक काम करने का तरीका जरिया था, जिसे पूरे देश भर में सराहा जा रहा है। हाँ, वी आर वेरी वेरी ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच, एक ह्यूमैनिटेरियन जिसे कहते हैं, एक एंगल इसको देना चाहते हैं, लेकिन देश के संविधान से, देश के कानून से ऊपर कोई नहीं है। तो मैंने कहा कि भारत सबसे पहले भारतीयों के लिए है, और भारत में अगर किसी को आना है तो भारत में जो डिफरेंट कानून, डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्डर्स, डिफरेंट स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस या जो प्रैक्टिस और जो प्रेसिडेंट है उसमें, उसके तहत ही उसको भारत में आने का सोच सकता है, भारत में बैठने का, भारत में बसने की जिसे कहते हैं बात, उसके बाद ही कर सकता है। और वी आर होपफुल, ये दिन ब दिन जितना लेट इसको डील करेंगे उतना कॉम्प्लिकेट इशू हो जाएगा। मैं उम्मीद हूं, मैं पूरा उम्मीद रखता हूं जल्द ही जल्द, और मैं सरकार की ओर से भी मैं यही चाहूंगा कि सरकार भी जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है, जो ऑफिसर साहिबान जिसको डायरेक्टली जिसपे डील करते हैं, एलजी इंतजामिया भी जल्द इस पे कॉल रहे। लेकिन पठानिया साहब, आखिर कब तक डिटेंशन सेंटर में? हमने इनको वापस होल्डिंग सेंटर्स में भेजा। पठानिया साहब, जिन 270 लोगों को 6 मार्च 2021 को भेजा गया था, वहां पर हमने देखा मामूल के मुताबिक चीजें चलती हैं डेली रूटीन में, सिर्फ एक कमरे के अंदर बंद रखा है जो एक हॉस्टल की मानिंद हो गया है। तो फिर बंद रखने से भी क्या कब तक काम चलेगा? आखिर वाज़ेह पॉलिसी है कि या इनको पुश बैक करने के लिए सरकार कोई कदम उठाए? आपकी बात ठीक है। अभी केंद्रीय स्तर पे जिसे कहते हैं, सरकार अभी इसमें इनके नंबर्स क्या हैं, इनकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, मैंने क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स वाले लोग कितने हैं। आई एम होपफुल सरकार बहुत जल्दी इस पे एक्शन प्लान पे आएगी और इस इशू को वंस फॉर ऑल डील करेगी। ठीक है राजा एजाज साहब, ना हम यूएनएचआरसी को वापस बता पा रहे हैं कि आप इनको वापस लीजिए, ना हम सिग्नेटरी हैं उस प्रोटोकॉल के 67 के जिसके मुताबिक हमने इनको रखना चाहिए था, वो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हमने इन लोगों को रखा। अब ऑप्शन क्या है? मैक्सिमम लोग ये हैं जो आपने नाकामी का जिक्र किया, ये बॉर्डर क्रॉस करके आए, बाई एयर इनमें से कोई भी नहीं आया, इतना भी हमें पता है। जब बॉर्डर क्रॉस करके ये लखनपुर तक पहुंचे, वहां से भी हमारी अथॉरिटीज ने गेट या विंडोज इनके लिए ओपन की, वहां से जाने की इजाजत दी। तो हर जगह अगर नाकामी हाथ लगी है, अब वापसी इतना पॉसिबल है कहां? जम्मू कश्मीर, अब तो सेंसिटिव एरिया कश्मीर में भी ये पहुंच गए, तो कहां म्यांमार, ये भी हमें देखना होगा। कैसे अब फर्दर इकदाम हुकूमत को करने होंगे और पॉसिबिलिटीज क्या है आपकी नजर में? अब देखिए, एक तो लीगल रिकोर्स जो इसका है वो ये है कि डिपोर्टेशन करना है। वो जो डिपोर्टेशन करना है उसकी जो प्रोसेस है वो बहुत लंबी प्रोसेस है, जिसमें 2-2, 4-4 महीने वैसे ही लग जाते हैं। अल्टरनेटिव तो सिर्फ और सिर्फ वही है। लेकिन जहां तक डिपोर्टेशन करने की बात है, उससे पहले ये जरूरी है गवर्नमेंट के लिए कि इस नेक्सस को ज्यादा फैलने के से पहले कोई कंसल्टेशन जगह ऐसी कैंप बनाए जहाँ के हम आपका ह्यूमैनिटेरियन फैक्टर, जिसके लिए इंडिया का एक अपना प्राइड है इंटरनेशनल लेवल में, कि कोई ऐसा सेंटर, ऐसा जगह बनाई जाए जहाँ इन सबको कंसंट्रेट किया जाए तब तक, जब तक डिपोर्टेशन के पूरे हालात तैयार करता है। एक कंट्री टू कंट्री लेवल होगा, नेशनल लेवल पर ये बात होगी, तो उसके लिए ये बड़ा जरूरी है। देखिए, आने की जहां तक ये मैं आपको बात बताऊं, जब ये बंगाली, बांग्लादेश वाले या बिहार वाले जो लेबर आती है यहाँ, उसके साथ लेबर आने के वक्त में ये मिक्स होके आ जाते हैं। तो लेकिन जहां ये ठिकाना करते हैं वहां से इनकी आइडेंटिफिकेशन बहुत अच्छी तरह हो रही है, और जो अभी इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन ने की है। इसलिए जरूरी है कि इनको सबको जमा करके एक आध कोई ऐसा एरिया आइडेंटिफाई किया जाए जहां सेग्रीगेशन भी हो, जहां डायरेक्ट कंटैक्ट भी ना हो, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन फैक्टर में इनको जब तक रखना है तब तक इनको खिलाना पिलाना है, और जब तक प्रोग्राम हो जाता है नेशनल लेवल पर इनको डिपोर्ट करने का। ठीक है, एक फाइनल चीज पठानिया साहब, बहुत कम वक्त मेरे पास है, सिर्फ 1 मिनट। जिन लोगों को हमने डॉक्यूमेंट्स दिए यहीं से अथॉरिटीज ने दी, वो भी लापरवाही फिर हम मानकर चलें।
आज कार्रवाई की जा रही है कि जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं उनको पकड़ा जा रहा है। इसका मतलब जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या हम उनको लीगल या रजिस्टर मानकर चल रहे हैं? और अगर इसके बाद कार्रवाई होगी तो फिर क्या कार्रवाई असल में होगी, या फिर जो वीरेंद्र जी कह रहे थे कि ये सिर्फ इलेक्शंस आ रहे हैं तो उससे पहले हम थोड़ा शोर शराबा देख रहे हैं? पठानिया साहब, जी सर, प्लीज सवाल रिपीट करें अपना। सवाल ये था कि जो वीरेंद्र साहब कह रहे थे कि ये सिर्फ शोर शराबा इलेक्शन से पहले हैं, तो कई लोगों को हमने दिया है यहीं पर रजिस्टर्ड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी दे दिए हैं, तो आज उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। कहा जा रहा है इनके पास दस्तावेज ही नहीं है। अब जिनके पास दस्तावेज हैं, क्या ये इनडायरेक्टली मानकर चलें कि उनको आप लीगल मान रहे हैं कि कार्रवाई सिर्फ उनके खिलाफ होगी जिनके पास कागज नहीं है, या फिर कोई कार्रवाई बड़ी संजीदगी के साथ यहां से होगी? दाएं बाएं के जिसे कहते हैं गैर जिम्मेदाराना बयान कोई नेता या पॉलिटिकल पार्टी दे तो मैं उसको रेफर नहीं करूंगा। मैंने कहा कि ये इंडिया फॉर इंडियंस, ये एक भारत का विषय है और इस विषय के लिए सरकार के पास एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान है। और इस शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान को बिल्कुल एक इफेक्टिवनेस के साथ, प्रिसिशन के साथ, जिसे कहते हैं बारीकी के साथ सरकार मौका पे एग्जीक्यूट करेगी। ये सरकार जो कई दशकों का पेंडिंग धारा 370 के विषय को क्लिक कर सकती है, अगर ये सरकार अगर राम मंदिर और बाबरी मस्जिद वाला वो जो विषय था उसमें भी अगर उस विषय को क्लिक कर सकती है, ये सरकार अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड में भी अपना जिसे कहते हैं आस्ता आस्ता इंप्रूव जगह बना सकती है। सरकार की मंशा है, सरकार की मर्जी है, सरकार का पॉलिटिकल विल है और इस विषय को भी सरकार बिल्कुल संजीदगी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। राजा एजाज साहब, आपका भी शुक्रिया। पठानिया साहब, वीरेंद्र साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप धन्यवाद इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जब इस बरादरी की बात हो रही है, इनमें ज्यादातर गरीबी की सतह से नीचे जिंदगी गुजारने वाले लोग हैं। कार्रवाई मुकम्मल तौर पर कब होगी ये सवाल अब भी बरकरार है। लेकिन फॉर्मर डीजीपी एसपी वैद इस सिलसिले में क्या कुछ कह रहे हैं, प्रोग्राम के आखिर में उनकी बात भी आपको सुनाएंगे। क्योंकि हुकूकी इंसानी की बात जहां पर हुई तो भारत ने काम अब तक किया, लेकिन इससे आगे क्या इफेक्टिव इकदाम उठाए जाएंगे और कैसे पॉसिबिलिटीज हैं। कानून के जानकार, एक्सपर्ट्स या पुलिस महकमे में जो सरबराहान है वो क्या कुछ कहते हैं। पुलिस सरबराह की बात चलते चलते आपको सुनाते हैं। अनिल शर्मा गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा जम्मू के साथ अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने खुसूसी गुफ्तगू की। जम्मू कश्मीर फॉर्मर डीजीपी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, एसपी वैद जी हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया गुलिस्तान को समय देने के लिए और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करने के लिए। सर, किस तरह से देखते हैं आज पुलिस की तरफ से एक बड़ा एक्शन किया गया है और रोहिंग्यास पर जो इलीगल हमने देखा है कि पहले भी कई सारे मामलों में मुलफ्फिज पाए गए हैं, आप इस एक्टिविटी को कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी कार्रवाई हुई, पुलिस को एक्शन करना ही चाहिए था। और पहले भी नोटिस में आया है कि किस तरह से रोहिंग्यास को हम हमारे जो एनिमीज़ हैं इस देश के वो इस्तेमाल करते हैं और बाकी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में भी उनकी इन्वॉल्वमेंट पाई जाती है। क्योंकि रोहिंग्यास इलीगल इमिग्रेंट्स हैं इस कंट्री में, वो बाहर से आए हैं, उनको भारत से कोई लॉयल्टी नहीं है और वो यहाँ भाग कर आए हैं क्योंकि उनके साथ वहाँ कुछ गलत घटनाएं हुई हैं। यूनाइटेड नेशंस के जो भारत सिग्नेटरी है उसके तहत उनको लेना बनता है जब तक वहाँ हालात बेहतर नहीं हो जाते। लेकिन मेरा ये मानना है कि इलीगल इमिग्रेंट्स को एक कंटेनमेंट एरिया में रखना चाहिए, एक एरिया जिसको एयर मार्क किया जाए, जिसको प्रॉपर्ली फेंस किया जाए, उनको जो रोटी पानी बिजली जो आपको सहूलियत मुहैया करानी है वो कराइए, बट इनको जनरल पब्लिक के साथ मिक्सअप नहीं होने देना। जैसे यहाँ पुंछ में एक लड़की से शादी कर दी, यहाँ अपना आधार बना रहे हैं, अपना राशन कार्ड बना रहे हैं, यहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना रहे हैं, ये गलत बात है। वो यहाँ इंडियन सिटीजन नहीं है, वो यहाँ टेम्परेरी आए हैं और भारत को जैसे ही म्यांमार में हालात बेहतर होते हैं इनको पुश बैक करना चाहिए। बांग्लादेशीज मेरे ख्याल करोड़ों में भारत में रहते हैं। इलीगल इमिग्रेंट्स को यहाँ उनका हक नहीं है रिसोर्सेज पर। भारत का पहला हक भारत के रिसोर्सेज पर भारतीयों का है, वो जो भी भारत के रहने वाले हैं उनका है। ऐसे इलीगल इमिग्रेंट्स को हमें कंटेनमेंट जोन्स में रखकर इनको पुश बैक करना चाहिए।
भारत कोई ये शरणार्थी गाह नहीं है, ये कोई जगह नहीं है जहाँ जो चाहे अपना बोरिया बिस्तरा उठाकर चला है। आज यूरोप की हालत देखिए किस तरह से वो वहाँ त्राई त्राई हो रही है इलीगल इमिग्रेंट्स की वजह से। तो मैं समझता हूँ इससे पहले कि भारत में भी हालात बिगड़ते जाएं इस तरह के इलीगल इमिग्रेंट्स, पहले तो बॉर्डर्स को प्रॉपरली सिक्योर करना चाहिए ताकि कोई भी इलीगली एंटर ना कर सके, चाहे वो म्यांमार का बॉर्डर हो, नेपाल का बॉर्डर हो, बांग्लादेश का बॉर्डर हो, पाकिस्तान का बॉर्डर हो, जिस भी देश के साथ भारत का बॉर्डर लगता है उसमें बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के कोई अंदर ना आ सके। और अगर अंदर आता है तो उनको कंटेनमेंट जोन्स में रखना चाहिए और उनको पुश बैक करना चाहिए जब उनका पीरियड ख़त्म होता है, क्योंकि यहाँ के रिसोर्सेज पर पहला हक भारतीयों का है, इन लोगों का नहीं है। और इस तरह से ये देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनते हैं। और यहाँ इलीगल डॉक्यूमेंट्स बना के यहाँ की लड़कियों से शादी करके ये कल को यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट बन गए। तो क्या सिस्टम है हमारा, करप्ट सिस्टम। किसी को भी पैसे देकर आप डॉक्यूमेंट्स बना लें, उन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको डिसमिस करना चाहिए सर्विस। ये किस तरह से हो रहा है? तो मैं समझता हूँ ये बहुत बढ़िया एक्शन हुआ और इसको फर्दर आगे ले जाना चाहिए और ऐसे लोगों को डिपोर्ट करना चाहिए। एक अहम सवाल आपसे करेंगे। लगातार हमने देखा है कि आपने भी जिक्र किया है कि बहुत बेहतरीन काम जो है जम्मू कश्मीर पुलिस पहले भी करती आई है और अभी भी कर रही है। इस संदर्भ से मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के लिए भी कई लोगों को यहाँ पर शरण दी गई और इलीगल एक्टिविटीज़ में हम देख रहे हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की अगर हम बात करते हैं तो कई इस समय में बड़ी हैं और ख़ासकर उनमें मुलव्विस पाए गए हैं और आतंकवादी एक्टिविटीज़ में भी कहीं ना कहीं ये मुलव्विस पाए गए हैं। बिल्कुल पाए गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और इसमें पॉलिटिक्स नहीं देखना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज अपना अपना बोलते रहते हैं, लेकिन कानून सबके लिए बराबर है। वो कानून कोई पॉलिटिक्स नहीं मानता है। उसमें कार्रवाई जो इलीगल इमिग्रेंट है वो चाहे जो मर्जी पॉलिटिकल पार्टी उसको सपोर्ट करती हो, वो इलीगल है जब तक वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ इंडियन नहीं हो जाता। तो उसको पुश बैक करना ही कानूनी कार्रवाई है और वो करनी चाहिए। एक आखिरी और अहम सवाल, ये एक प्रोसेस पाए गए हैं और आतंकवादी एक्टिविटीज़ में भी कहीं ना कहीं ये मुलव्विस पाए गए हैं। बिल्कुल पाए गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और इसमें पॉलिटिक्स नहीं देखना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज अपना अपना बोलते रहते हैं, लेकिन कानून सबके लिए बराबर है। वो कानून कोई पॉलिटिक्स नहीं मानता है। उसमें कार्रवाई जो इलीगल इमिग्रेंट है वो चाहे जो मर्जी पॉलिटिकल पार्टी उसको सपोर्ट करती हो, वो इलीगल है जब तक वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ इंडियन नहीं हो जाता। तो उसको पुश बैक करना ही कानूनी कार्रवाई है और वो करनी चाहिए। एक आखिरी और अहम सवाल, ये एक प्रोसेस जो है हालिया कुछ देर पहले जो है शुरू हुआ था जहाँ पर डिपोर्ट की बात हुई थी, मगर वो प्रोसेस धीरे धीरे थम गया। क्या लगता है कि क्या वजह रही, या फिर पॉलिटिकल कोई इन्फ्लुएंस रहा, या फिर पॉलिटिकली कोई प्रेशर रहा, क्यों इनको डिपोर्ट नहीं कर पाया? ये अहम सवाल है, क्योंकि अभी भी चिंता यहाँ पर बनी है कि इलीगली एक्टिविटीज़ में ये पाए जा रहे हैं। आधार कार्ड इनके बन रहे हैं, राशन कार्ड्स का आपने जिक्र किया है, ये सब चीज़ें बन रही हैं और उसके बाद भी थ्रेट बन चुका है रोहिंग्यास। बिल्कुल, ये बहुत सालों से ये कार्रवाई चल रही थी, लेकिन उस पर कोई आगे प्रोग्रेस नहीं हुई। इसको बहुत बार इवन जब मैं सर्विस में था तब भी इसके बारे में रिपोर्ट्स दी गई थी कि इनको सबको एक जगह इकट्ठा करके कंटेनमेंट जोन में रखा जाए और इनको पुश बैक किया जाए। लेकिन शायद भारत यूएन कन्वेंशन का सिग्नेटरी है, उसकी वजह से भारत को मजबूरी होगी इनको जब तक म्यांमार में हालात बेहतर नहीं हो सकते पुश बैक करें। लेकिन हम इनडेफिनेटली वेट नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ आज यूरोप की हालत इतनी बुरी है इलीगल इमिग्रेंट्स की वजह से कि अब यूरोप का नक्शा ही बदल रहा है। और इससे पहले कि भारत में भी वैसे हालात हो जाएं, इनको हमें आइडेंटिफाई करना है। इसीलिए जब एनआरसी और सीआईए की बात करते हैं तो कुछ लोग बहुत उल्टी सीधी बातें करते हैं। भारत में एनआरसी और सीआईए इम्प्लीमेंट होना ही चाहिए और जो यहाँ का रेजिडेंट है, जो कानूनी तौर पर भारत का रेजिडेंट है, उसी को यहाँ हक होना चाहिए। जो इलीगल है उनको यहाँ से, ये धर्मशाला नहीं है कि जो चाहे
बोरिया बिस्तरा उठाकर भारत में आ जाए। तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके, चाहे वो लाखों में हो करोड़ों में हो, उनको पुश बैक करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर गुलिस्तान से एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा कि फॉर्मर डीजीपी इस वक्त गुलिस्तान से एक्सक्लूसिव जो है वो बातचीत करने के लिए मौजूद है। उन्होंने कहा कि एक बेहतर स्टेप जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा लिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक जी के साथ गुलिस्तान न्यूज से नमस्कार।